नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम आरबीएससी 11वीं क्लास की ज्योग्राफी में राजस्थान भूगोल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान भूगोल के 2 चैप्टर दे रखे हैं 11वीं क्लास की ज्योग्राफी वाले बुक में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस होने वाला है, क्योंकि देखिए राजस्थान जीके का कितना इम्पोर्टेंस है राजस्थान के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आप इससे विधिवत होंगे। तो सारे फैक्ट मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो ईमानदारी के साथ एंड तक वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है राजस्थान परिचय, भौतिक स्वरूप एवं अपवाद तंत्र। ये इस चैप्टर का नाम है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सभ्यताओं का नाम दे रखा है, यहाँ पर उनके केंद्र। तो वीडियो को पॉज करके अगर आप इसे अटैम्प्ट करना चाहते हैं अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसका डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। जो तिलवाड़ा सभ्यता है ये है बाड़मेर के अंतर्गत, आहड़ सभ्यता उदयपुर, गणेशपुर सिक्कर के अंतर्गत, और कालीबंगा हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के अंतर्गत। बुक के अंतर्गत गंगानगर दे रखा है, लेकिन मुख्यतः ये हनुमानगढ़ के अंतर्गत हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो फर्स्ट का बी हो रहा है, तो फर्स्ट का बी केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? योध्या क्षेत्र, श्री गंगानगर, अई छत्रपुर नागौर, स्वर्णगिरी जालोर, चंद्रावती सिक्कर, गुजरातरा, जोधपुर पाली। देखिए यहाँ पर 5 प्रमुख क्षेत्र और वर्तमान उनके जिले दे रखे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही सुमेलित नहीं है चंद्रावती। चंद्रावती वर्तमान में सिक्कर में ना होकर सिरोही जिले में है। तो आप ये ध्यान रखिएगा सारे फैक्ट। आगे चलते हैं। वल्ल, दुंगल या फिर मांड क्षेत्र वर्तमान में किस जिले में स्थित है? गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर या फिर बांसवाड़ा। तो देखिए तीनों एक ही क्षेत्र है और ये स्थित है जैसलमेर के अंतर्गत। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिव या फिर मेदपाद या फिर मेवाड़, उदयपुर चित्तौड़गढ़, वागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, कुरु अलवर, सूरसेन या फिर वृजभूमि, भरतपुर धौलपुर करौली, विराट बैराट बीकानेर। देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 5। विराट या फिर जो बैराट है ये वर्तमान में जयपुर में, ना कि बीकानेर में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। बाकी सारे सही सुमेलित है, तो सारे फैक्ट आप ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हाड़ौती है क्षेत्र, कोटाबूंदी, जांगल प्रदेश, बीकानेर जोधपुर, साकंबरी सांभर, डुंडाड़ सिक्कर। देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जो डुंडाड़ क्षेत्र है ये मुख्यतः जयपुर और जो टोंक है उस क्षेत्र को कहा जाता है डुंडाड़। यहाँ पर जो सिक्कर दे रखा है ये गलत है। बाकी सब भी सही सुमेलित है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा एकीकरण से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी 19। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठिकाने कितने थे? चिपसिप क्षेत्र, तो 3 ठिकाने कौन कौन से थे? कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है चरण और उनके गठन की तारीख के संबंध में? तो सभी देखते हैं। मत्स्य संघ की डेट दे रखी है 18 मार्च 1948। राजस्थान संघ की डेट दे रखी है 25 मार्च 1948। संयुक्त राजस्थान की दे रखी है 18 अप्रैल 1949। वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949। संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखिए जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3। संयुक्त राजस्थान की जो डेट है वो है 18 अप्रैल 1948। यहाँ पर 49 दे रखा है, इस कारण ये गलत है। बाकी सभी के सामने जो डेटें दे रखी हैं वो सही सुमेलित है। सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। जो छठा चरण है ये कब घटित हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 और 7वां चरण संपन्न हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके 7 क्वेश्चन रेडी होते हैं, तो सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा जिला मत्स्य संघ में शामिल नहीं है? अलवर, धौलपुर, झुंझुनू, भरतपुर, करौली। देखिए शेखावटी का जो क्षेत्र है झुंझुनू ये मत्स्य संघ में शामिल नहीं है। बाकी अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली ये सभी मत्स्य संघ में शामिल थे। राजस्थान संघ में
शामिल रियासत नहीं है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, लावा, किशनगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़, टोंक, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा राजस्थान संघ यानी राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण। इसके अंतर्गत शामिल रियासतें नई थी जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो कौन कौन सी रियासतें शामिल थी ऊपर ये सभी दे रखी है, इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण यानी संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासतें राजस्थान में मिली थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर जैसलमेर। तो देखिए एकीकरण के तीसरे चरण में राजस्थान में जो रियासत मिली थी वो है उदयपुर। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में कौन सी रियासत राजस्थान में नहीं मिली? चौथे चरण में तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या फिर जैसलमेर। देखिए जो उदयपुर है ये तीसरे चरण में राजस्थान में शामिल हुई थी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। बाकी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर ये चौथे चरण में राजस्थान में शामिल हुए थे ये सभी रियासतें, तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ को मिला दिया गया था? तो जो राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण है और जो पहला चरण है, इन दोनों को किस चरण में मिलाया गया था? पांचवें चरण में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में आबू दिलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर शेष सिरोही का विलय राजस्थान में कर दिया गया था? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, छठे चरण में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, सिरोही का विलय छठे चरण में राजस्थान में कर दिया गया था। आबू दिलवाड़ा को गुजरात में शामिल कर दिया गया था। राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में आबू दिलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ? तो ये चरण कौन सा है? ये चरण है सातवां चरण। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान एकीकरण के सातवें चरण में मध्य प्रदेश के किस भाग को राजस्थान में मिलाया गया? तो देखिए मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया था, जो कि उस समय मंदसौर में पड़ता था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश में मिलाया गया। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, कई बार का एग्जाम रिपीट होता है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। तो कंटेक्स्ट आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है, तो देशांतरीय स्थिति क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा राजस्थान की पूर्व से लगाकर पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो यह है 826 किलोमीटर। राजस्थान में कुल कितने संभाग है? तो देखिए वर्तमान में राजस्थान में कुल 7 संभाग है और टोटल जिले हैं 33। राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम पूरी बाउंड्री की बात करें, ठीक है, राजस्थान की, तो वो कितनी है? 5920 किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.43% है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान श्रीलंका से कितने गुना बड़ा है? तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। और नीचे भी कुछ फैक्ट दे रखे हैं। राजस्थान जर्मनी के बराबर क्षेत्रफल में, जापान से थोड़ा बड़ा है, ग्रेट ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना क्षेत्रफल में बड़ा है। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ये सारे फैक्ट बुक के अंतर्गत दे रखे हैं 11वीं क्लास की बुक में, तो एग्जाम की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी भाग किस महासागर का अवशेष था? तो देखिए जो राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी भाग है और उत्तरी पश्चिमी भाग है, ये टेथिस सागर का अवशेष था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। टेथिस सागर के वर्तमान में अवशेष कहाँ पर है? तो सांबर झील है,
डीडवाना झील है, पचपदरा है, लूणकरणी झील है, ये सभी झीलें तैतीस सागर का अवशेष मानी जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला एवं दक्षिणी पठार किसके भूभाग थे? तो देखिए जो अरावली पर्वतमाला है और दक्षिणी पठार है, ये भूभाग माने जाते हैं गोंडवाना के। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। और नीचे वाला मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, जो अरावली पर्वतमाला है ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान की मुख्य जल विभाजक पर्वतमाला कौन सी है? अरावली, अचलगढ़, कुंभलगढ़ या फिर जरगा पर्वत? तो देखिए राजस्थान की मुख्य जल विभाजक पर्वतमाला है अरावली। फर्स्ट नंबर यहाँ पर सही होगा। भौतिक स्वरूपों की दृष्टि से राजस्थान को कितने मुख्य प्रदेशों में बांटा गया है? तो देखिए 4 मुख्य प्रदेशों में बांटा गया है। 4 मुख्य प्रदेश कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, सेकंड अरावली प्रदेश, थर्ड पूर्वी मैदानी प्रदेश और फोर्थ हाड़ौती का पठार। तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए राजस्थान को 4 तो मुख्य प्रदेशों में बांटा गया है और 11 उप प्रदेशों में बांटा गया है। 11 उप प्रदेश कौन कौन से वो हम आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बालूमय शुष्क मैदान, लूणी बेसिन, आंतरिक प्रवाह का मैदान, घग्गर का मैदान या फिर दक्कन का पठार? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो दक्कन का पठार है, ये हाड़ौती के पठार का भाग है, ना कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। तो देखिए जो 11 प्रदेश हैं, 11 उप प्रदेश, उसमें से 4 यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये इन चारों का संबंध किससे है? इन चारों का संबंध है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से। आगे हम और देखेंगे 11 जो है ये, इसमें से 4 तो मैंने आपको ये बता दी है, 5वां ये भी है, लेकिन ये किसका भाग है? ये हाड़ौती पठार का भाग है। अरावली प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए अरावली प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो उप प्रदेश हमने 4 देख लिए थे पहले, 3 ये है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। देखिएगा 11 में से 7 उप प्रदेश हमने देख लिए। आगे और मैं आपको बताता हूँ। बनास बाणगंगा मैदान और मध्यमाई व छप्पन बेसिन किस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या फिर दक्षिणी पूर्वी पठार? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जो यहाँ पर ही दे रखे हैं, बनास बाणगंगा का मैदान, मध्यमाई व छप्पन बेसिन का मैदान। तो जस्ट आगे हमने देख लिया है 7 उप प्रदेश, 2 यहाँ पर और दे रखे हैं, बनास बाणगंगा का मैदान और मध्यमाई व छप्पन बेसिन। तो टोटल कितने हो गए? 9। अभी 2 और बच रहे हैं, तो वो भी हम आगे देखेंगे। दिन कंगार और दक्कन का पठार किस प्रदेश के भाग हैं? तो देखिए ये दोनों भाग हैं दक्षिणी पूर्वी पठार के, यानी हाड़ौती पठार के। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो आगे हमने 9 उप प्रदेश देख लिए। 2 उप प्रदेश कौन कौन से? अब विंध्यन कंगार और दक्कन का पठार। तो टोटल 11 उप प्रदेश है राजस्थान के भौतिक स्वरूपों की दृष्टि से। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश समुद्र तल से कितना ऊंचा उठा हुआ है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 60 से लगाकर 360 मीटर। सेकंड नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन से बालू के टिल्ले प्रचलित पवन के समांतर बने होते हैं? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जो अनुदैर्ध्य बालू के जो टिल्ले हैं ये प्रचलित पवन के समांतर बने होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। और वायु दिशा के लंबवत बने जो टिल्ले होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं अनुप्रस्थ। और जो अर्धचंद्राकार टिल्ले होते हैं वो होते हैं बरखान। तो ये तीनों जो ये टिल्ले हैं इनकी विशेषता आप ध्यान रखिएगा कि अनुदैर्ध्य क्या होता है, अनुप्रस्थ क्या होता है और बरखान क्या होता है। बालू के विशाल टिल्लों के मध्य स्थित चट्टानी भूभाग किससे बना है? ग्रेनाइट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर या फिर सभी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। ये सभी से बना है, ग्रेनाइट से, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और रन क्या होता है? रन या फिर रण, तो देखिए ये होता है शुष्क मैदानी भाग में खारे पानी के छिछले क्षेत्र। 25 से 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के बीच अरावली के दक्षिणी पश्चिम में कौन सा बेसिन है? तो कौन सा बेसिन है? देखिए करेक्ट आंसर होगा लूणी बेसिन। सेकंड नंबर यहाँ पर सही होगा। लूणी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? लीलड़ी, सुकड़ी, जवई, जोजड़ी और बांडी।
पश्चिमी मरुस्थल के अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान का विस्तार है। तो देखिए जो अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र है ये इसका विस्तार किन किन जिलों में है, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा झुंझुनू, सीकर, चूरू और उत्तरी नागौर, सभी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, हमने जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है इसके 4 भाग देखे थे, 4 भाग में से एक भाग ये है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर ये दे रखी है मेंधा और कांतली नदी, ये इसी प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, सांबर, डीडवाना, कुचामन, सुजानगढ़, पणिहारा और तालछपर यहाँ इस क्षेत्र की प्रमुख जिले हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल अरावली के अंतर्गत आता है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा अरावली के अंतर्गत आता है 9.3% भाग। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अरावली की कुल लंबाई कितनी है 692 किलोमीटर। राजस्थान में यह खेड़ ब्रह्मस से खेतड़ी तक 550 किलोमीटर फैली हुई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है, यह प्रश्न भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो अरावली की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। विस्तार की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से ये 9 जिलों में फैली हुई है, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। निम्न को सम्मिलित कीजिए, यहाँ पर पर्वत चोटी दे रखी है, उनके सामने उनकी ऊंचाइयाँ। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए गुरु शिखर की ऊंचाई है 1727 मीटर, अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 1380 मीटर, देलवाड़ा इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर और कुंभलगढ़ की ऊंचाई है 1224 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट का हो रहा है सी। तो फर्स्ट का सी केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, क्योंकि अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उदयपुर राजसमंद क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी जरगा की ऊंचाई कितनी है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 1431 मीटर है जरगा की ऊंचाई। तो आप ध्यान रखिएगा, भोराट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो उदयपुर के उत्तर में कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच में। तो आप ध्यान रखिएगा। पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी लूणी का उद्गम कहाँ से होता है, देखिए तो लूणी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है नाग पहाड़ से। उत्तरी अरावली क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में है, तो देखिए अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। जो उत्तरी अरावली है इसका विस्तार किन जिलों में वो बताना है, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू या फिर सभी। देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सभी, इन सभी जिलों में उत्तरी अरावली का विस्तार। निम्न को सम्मिलित कीजिए, यहाँ पर वापस पर्वत चोटें दे रखी है, उनके सामने उनकी ऊंचाई। रघुनाथगढ़, देखिए रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर और जो बहरांच है इसकी ऊंचाई है 792 मीटर, खो इसकी ऊंचाई है 920 मीटर और तारागढ़ की है 885 मीटर। तो आप ध्यान रखिएगा, देखिए कहीं कहीं पर तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर भी दे रखी है, लेकिन इस बुक के अंतर्गत 885 मीटर दे रखी है। तो आप दोनों ध्यान रखिएगा। अगर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि बुक में से अगर क्वेश्चन बना तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाए और ये ना मिले, और कहीं और से बने किसी दूसरे गाइड में तो आपको ऑप्शन में ये मिल सकता है और ये नहीं, तो आपको दोनों ध्यान में रखनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी यहाँ पर सामने दे रखे हैं, 1 के सामने ए, 2 के सामने बी और 3 के सामने सी, 4 के सामने डी। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कितने क्षेत्र को घेरे हुए हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 23.9% भाग को। तो आप ध्यान रखिएगा। बनास बाणगंगा के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है, दक्षिण में मेवाड़ का मैदान और उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान। बनास बाणगंगा मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बनास बाणगंगा मैदान की औसत ऊंचाई है 280 मीटर से लगाकर 500 मीटर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो 56 बेसिन है, 56 बेसिन क्षेत्र में आदिवासी भील और गरासिया वालरा स्थानांतरित कृषि करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा।
नदियों की अधिकता के कारण किसे 100 टापुओं का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो रीट का पेपर हुआ था 2021 में, उसमें यह प्रश्न आया था। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आरबीएससी और एनसीईआरटी वाली पुस्तकों से बनते हैं, और इस बार तो जो रीट में बने थे क्वेश्चन वो सारे के सारे आरबीएससी की पुस्तकों से ही थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको अगर आप घोट के पीते हैं तो आगे भी आप अच्छा ही स्कोर करेंगे। और मेरा भी स्कोर रहा था 54। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल आरबीएससी की बुक पढ़ी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर होगा 100 टापुओं का शहर या फिर क्षेत्र कहलाता है बांसवाड़ा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नीचे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है। 56 क्या है? सलूम्बर सरड़ा क्षेत्र को स्थानीय भाषा में 56 कहते हैं। और वागड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। 3 फैक्ट है यहाँ पर, वागड़ क्षेत्र, 56 और 100 टापुओं का क्षेत्र। सोम, जाखम, कागदर और झामरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो देखिए, ये सभी सहायक नदियां हैं माही नदी की। तो आप ये ध्यान रखिएगा। मध्य माही 56 बेसिन का जो मैदान है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 7056 वर्ग किलोमीटर। और इस मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? 200 से लगाकर 400 मीटर। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर, हाड़ौती पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा 500 मीटर औसत ऊंचाई है हाड़ौती पठार की। तो आप ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान के कुल भूभाग का 9% है। यहाँ पर मुख्यतः जो मिट्टी पाई जाती है वो है काली व लाल मिट्टी। विंध्यन कगार किन जिलों में फैला हुआ है? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर या फिर सभी? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा सभी। दक्कन लावा पठार किससे निर्मित है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लावा या फिर सभी? तो देखिए, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सभी। चंबल, सिंध और जो पार्वती नदियां हैं, ये कोटा में एक त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। तो ये फैक्ट भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है और नया फैक्ट है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं? चंबल, सिंध और पार्वती नदियां। कौन सी नदी मध्य प्रदेश के जानापा पहाड़ी से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलती है? तो ये नदी कौन सी है? तो ये नदी है चंबल नदी। तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2 फैक्ट है, उद्गम और समागम, कहाँ पर ये मिलती है और कहाँ से निकलती हैं। सहायक नदियाँ चंबल की बनास, पार्वती और काली सिंध। कौन सी नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलकर सवाई माधोपुर के रामेश्वर स्थान पर चंबल में मिल जाती है? तो ये नदी कौन सी है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बनास नदी। बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? कोठारी, बेड़च, खारी, मैनाल, मानसी और मोरेल और ढूंढ। पार्वती व काली सिंध नदियों का उद्गम है जो आगे चलकर चंबल में मिलती हैं। तो इन दोनों का उद्गम स्थान कौन सा है? अरावली, सतपुड़ा, विंध्यन श्रेणी या फिर नाग पहाड़? तो देखिए, पार्वती और काली सिंध इन दोनों नदियों का उद्गम है विंध्यन श्रेणी। और ये दोनों नदियाँ आगे जाकर किस में मिलती है? चंबल नदी में। और जो पर्व नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की सहायक नदी है। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। लूणी नदी का पानी कहाँ तक मीठा रहता है? जोजावर, बिलाड़ा, बालोतरा या फिर खेड़? देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बालोतरा, जो कि बाड़मेर में। यहाँ तक लूणी नदी का पानी मीठा रहता है। मध्य प्रदेश के अमजोर से निकलकर डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी में कौन सी नदी मिलती है? तो देखिए, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, माही नदी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, माही नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान में किन किन जिलों में बहती है और कहाँ पर जाके ये गिरती है। बेणेश्वर धाम की अगर हम बात करें तो ये किन नदियों के संगम पर है? सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर है। और माही नदी पर बांसवाड़ा के निकट में माई बजाज सागर बांध बना हुआ है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी उदयपुर से निकलकर राजस्थान में 44 किलोमीटर बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो ये कौन सी नदी है? देखिए, ये नदी है साबरमती नदी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, उदयपुर से ये निकलती है, राजस्थान में कितनी बहती है? 44 किलोमीटर। गिरती कहाँ पर है? तो खंभात की खाड़ी में। निम्न में से कौन सी नदी अंतःस्थलीय प्रवाह की नदी नहीं है? कातली नदी, साबी नदी, गग्गड़ नदी या फिर बनास नदी? देखिए, करेक्ट आंसर होगा जो बनास नदी है, ये अंतःस्थलीय प्रवाह की नदी नहीं है। बाकी तीनों नदियाँ इस श्रेणी के अंतर्गत आती है।
निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर, कुचामन, कोलायत। देखिए, खारे पानी की झील नहीं है कोलायत, जो कि बीकानेर के अंतर्गत है। ये एक मीठे पानी की झील है। जो सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर और कुचामन है, ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। कुचामन और डीडवाना दोनों कहाँ पर है? नागौर के अंतर्गत है। लूणकरणसर है बीकानेर के अंतर्गत और पचपदरा है बाड़मेर के अंतर्गत। और जो अजमेर, नागौर और जयपुर का क्षेत्र है, इन सभी के बॉर्डर पर है सांबर झील। सांबर झील के संबंध में कुछ फैक्ट है, 4 फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। यह देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका क्षेत्रफल है 145 वर्ग किलोमीटर। इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर, चौड़ाई है 12 किलोमीटर। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा सांबर झील के संबंध में। निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है? जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर, सिल्लीसैड, लूणकरणसर, रामगढ़, जयपुर, नक्की, कायलाना। देखिए, जस्ट आगे हमने देखा था लूणकरणसर, जो कि बीकानेर के अंतर्गत ये खारे पानी की झील है। जयसमंद कहाँ पर है? तो उदयपुर में। राजसमंद है राजसमंद जिले में। पुष्कर अजमेर, सिल्लीसैड अलवर, रामगढ़ जयपुर में, नक्की झील सिरोही और कायलाना जोधपुर। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सभी मीठे पानी की झीलें हैं। किस झील को ढेबर झील कहा जाता है? तो देखिए, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ढेबर झील कहा जाता है जयसमंद झील को, और यह राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये एक कृत्रिम झील है। तो आप सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहने को तो केवल 60 है, लेकिन इसमें जो फैक्ट हमने कवर किए हैं वो लगभग 150 से लगाकर 200 फैक्ट हमने कवर किए हैं। तो मैंने कुछ भी इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट फैक्ट छोड़ा नहीं है। आप इस चैप्टर को आराम से पढ़ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई फैक्ट छोड़ा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पूरी कोशिश की है कि सारे फैक्ट मैंने आपके सामने रखे हैं। तो मैं केवल आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने केवल 5 फ्रेंड को सजेस्ट जरूर करें इस वीडियो के बारे में। अगर आप सजेस्ट करते हैं तो हमें भी लगता है कि हमारी मेहनत साकार है, और जिनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। अब आपको कमेंट में इसका आंसर लिख के बताना है। ये आपका कमेंट वर्क है। जो रिक्टर स्केल है उस पर भूकंप की तीव्रता किन अंकों के मध्य मापी जाती है? तो अगर आपको इसका सही आंसर आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर जरूर करें। काफ़ी अधिक समय लगता है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आपसे केवल इतना ही चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक फ्रेंड को ये हमारी जो ये सीरीज़ है इसके बारे में सजेस्ट जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।